वाह वाह, ये उर्मिला के घर से खाने की कितनी अच्छी खुशबू आती है। इसकी बहू तो लाजवाब खाना बनाती होगी। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाती इसकी खुशबू सूंघने से। वाह 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 वाह, क्या नसीब है इस उर्मिला के भी। क्या लाजवाब खाना खाने को मिलता होगा इसको। मैंने भी अपने विराट को कितना कहा था कि गांव की लड़की से ब्याह कर ले, कम से कम खाना तो अच्छा खाने को मिलता, लेकिन नहीं, ले आया शहरी बहू। अब जैसी मर्जी कच्चा पक्का पकाकर बैग उठाकर चल पड़ती है ऑफिस। अरे तो क्या हो गया माया जी, अब हर लड़की अलग अलग होती है ना, और बड़े बेटे की दुल्हन गांव से नहीं आ पाई तो कोई बात नहीं, शहरी बहू ले आना। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हो जी। मैं उर्मिला से ही बात करती हूँ, क्या पता उसी की नजर में कोई अच्छी लड़की हो। हाँ, लेकिन पहले तुम इस बारे में बाकी सब परिवार वालों की मर्जी भी तो जान लो। ठीक है, शाम को जब सब ऑफिस से घर आ जाएंगे तो मैं सबसे इस बारे में बात करूंगी। फिर शाम को उसके दोनों बेटे और बड़ी बहू ऑफिस से घर आते हैं। देखो, तुम सब तो अपने अपने काम पर निकल जाते हो, और तुम्हारे पापा भी प्रॉपर्टी डीलर के काम के लिए यहाँ वहाँ रहते हैं, और बची मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ, और बड़ी बहू ठहरी नौकरी वाली। तो अब मेरे लिए छोटी बहू ले आओ जो गाँव की हो, अच्छा खाना भी बनाना जानती हो और बढ़िया से बढ़िया पकवान भी मुझे बनाकर खिला सके। माँ, शादी अंकुर को करनी है तो मुझसे पूछ लो, अगर उसे कोई एतराज नहीं है तो फिर मुझे भी नहीं है। तो बता अंकुर बेटा, तेरी क्या मर्जी है। माँ, जो आपको सही लगे। ये हुई ना बात, फिर मैं जल्द से जल्द तेरे लिए गांव की कोई लड़की ढूंढती हूँ। अच्छा बड़ी बहू, आज सब्जी वाला भी नहीं आया था, इसलिए मैं सब्जी भी नहीं ले पाई। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी विराट के साथ मॉल जाकर सब्जियां ले आती हूँ। अब माहिरा विराट के साथ जाकर मॉल से महंगी सब्जियां ले आती है। फिर अगले दिन छुट्टी थी तो माहिरा ही सब्जी बनाती है, लेकिन जब वो सब्जी बना देती है तो उसकी सास आकर उससे कहती है, सब्जियां तो बन गई लेकिन फिर भी उनमें वो खुशबू नहीं आ रही है जो उर्मिला की बहू की सब्जियों में आती है। ना जाने कौन से मसाले डालती है वो। फिर शाम को उर्मिला उनके घर आती है। एक गांव की लड़की तो है मेरी नजर में, गांव से मेरे भाई का फोन आया था, उसी के गांव की है कोई लड़की, तू कहे तो मैं उससे बात करूं। अरे हाँ नेकी और पूछ तू तो आज ही बात आगे बढ़ा। बस फिर क्या था, उर्मिला ने बात आगे बढ़ाई और कुछ समय बाद राखी नाम की लड़की से प्राग की शादी हो गई। फिर शादी के अगले दिन, राखी ये रही मिक्सी, इसमें मसाला पीस लेना, और ये रही सब्जी से बना लेना। ये क्या है दीदी, पैकेट वाली सब्जी? हाँ, ये मैं सुपर मॉल से लाई हूँ। कमाल है, हमारे गांव में तो सब्जी खेत से मिलती थी और शहर में सब्जियां भी मॉल से मिलती हैं। अरे ये मैं मॉल से लेकर आई हूँ और मैं ही जानती हूँ कि कितनी महंगी है, चलो अब जल्दी से सब्जी बना दो। ऐसा कहकर माहिरा रसोई से बाहर चली जाती है। फिर राखी मिक्सी की जगह सिलबट्टे का इस्तेमाल करती है और उसमें सभी मसाले बनाकर खाना बनाती है, जिससे उनकी रसोई में भी मसालों की अच्छी खुशबू फैल जाती है। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। वाह भाई, खाना तो बड़ा अच्छा बना है। माहिरा तुमसे अच्छा खाना बना लेती है तुम्हारी देवरानी। हाँ भाई, खाने में से आज अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, मुझे भी आज खाना अच्छा लगा। सभी राखी के बनाए हुए खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन राखी को तो उस खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता। सबको ये खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। ये शहर के मॉल की सब्जी भी एकदम बेकार ही बनी है, मुझे इसमें तो कोई स्वाद नहीं आता। ये सब उस मॉल की बासी और पैक्ड सब्जी की वजह से हुआ है। जैसे तैसे मन मारकर वो खाना खाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अब राखी घर पर अपनी सास के साथ ही रहती। राखी ने अब घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। एक रोज जब राखी छत पर से कपड़े सुखाने जाती है, तब उर्मिला की बड़ी बहू रूपा उसे देखती है। रूपा दीदी कैसी हो, पड़ोस में रहती हो, फिर भी काफी दिनों बाद दिखी हो। मैं ठीक हूँ राखी, वो तो घर के कामों में उलझी रहती हूँ और छत पर ज्यादा आना नहीं होता। वो तो आज पौधों को पानी देने आ गई तो तुमसे मिल ली। वैसे आपके यहाँ से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर ऐसा क्या बन रहा है? धनिया पुदीने की चटनी, सरसों की रोटी और मक्के का साग बनाए, तुम कहो तो थोड़ा तुम्हारे लिए भी भिजवा दूं। अरे वाह दीदी, जरूर, ये तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। कुछ देर बाद रूपा उनके घर खाना भिजवाती है। वो खाना खाकर राखी को अपने गांव की याद आ जाती है। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं शहर की सब्जी खा रही हूँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज राखी को रूपा मार्केट में मिलती है। रूपा दीदी, आपने जो उस दिन चटनी और सब्जी भिजवाई थी, उसे खाकर ना दिल खुश हो गया था। लेकिन एक बात बताओ, मैं भी चटनी बनाती हूँ, लेकिन उसमें ऐसा स्वाद नहीं है, और स्वाद अच्छा है इसीलिए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मिक्सी का भी इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि सिलबट्टे पर मसाला बनाती हूँ। अरे सिलबट्टे और मिक्सी की चटनी के साथ साथ ना ताजा सब्जियों का भी फर्क होता है। अगर सब्जियां ताजा होंगी तो खाना अपने आप अच्छा बनेगा। सही कह रही हो दीदी, याद है अपने गांव की ताजा सब्जियों में तो बस मसाले और नमक ही डाल दो तो भी क्या बढ़िया खुशबू आती थी उसमें से। लेकिन ये ताजी सब्जियां मिलती कहाँ हैं? तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। अरे बाप रे, मौसम खराब हो गया, कभी भी बारिश हो सकती है, चलो जल्दी घर चलो। रूपा राखी दोनों जल्दी से घर चली जाती है। फिर एक रोज संडे वाला दिन था। राखी चलो आज हम मॉल चलते हैं, तुम शहर में आई हो तब से मॉल नहीं गई हो,
इसी बहाने घूम भी आओगी। ठीक है दीदी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद राखी तैयार होकर माहिरा के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद वो मॉल पहुंच जाती है। देख रही हो राखी, यही वो मॉल है जहाँ से सब्जियां लाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ की सब्जियां सबसे ज्यादा फ्रेश और ताजा होती है। भला ये कैसी ताजा और फ्रेश सब्जी है दीदी? ये तो पैक्ड है, और वो भी ना जाने कितने दिनों की। इसमें तो कोई खुशबू भी नहीं आ रही। आप कभी मेरे गाँव चलना, तब मैं दिखाऊंगी कि ताजा सब्जियां कैसी होती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमने कभी ताजा सब्जियां देखी नहीं ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। इससे बेहतर सब्जी कहीं नहीं मिल सकती है। मैंने कई मॉल से सब्जियां ली हैं। चलो अब सब्जियां लो और घर चलो। कुछ देर बाद मॉल घूमकर और सब्जियां लेकर वो लोग घर चली जाती हैं। फिर एक रोज राखी जब घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसे कुछ औरतें सब्जी लाती हुई दिखाई देती हैं। उनके हाथ में मूली और कुछ सब्जियां भी थी। बहन, ये सब्जियां तुम कहाँ से ला रही हो? ऐसा लग रहा है कि एकदम ताजी और फ्रेश है। हाँ, ये यहाँ से 6 किलोमीटर दूर यमुना नदी पड़ती है, जिसके आसपास 2-3 खेत हैं। उन्हीं में कुछ लोग खेती करके ताजा सब्जियां उगाते हैं। उसी में से ये ली है। एकदम ताजी सब्जियां देता है खेत से तोड़कर। अरे वाह, सच में देखो तो इनमें से कितनी खुशबू भी आ रही है। क्या आप लोग अगली बार जाएंगी तो मुझे भी अपने साथ ले चलेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारा तो आना जाना लगा रहता है। अब हम कल जाएंगे तो तुम भी चलना हमारे साथ। ऐसा सुनकर राखी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन जब नीलिमा और सब्जी लेने के लिए जाने लगती है तो राखी को भी आवाज देती है, राखी बहन, हम सब्जी लेने जा रहे हैं, चलना है तो तुम भी चलो हमारे साथ। सब्जियां लेकर खुशी खुशी राखी घर आ जाती है। शाम को वो जब ताजी सब्जी पूरी के साथ घर वालों को परोसती है तो सब बड़े खुश हो जाते हैं। आज तो कमाल हो गया, कितनी अच्छी सब्जी बनी है, और ये पूरी तो जबरदस्त लग रही है इसके साथ। हाँ, गांव वाली बहू की सब्जी पूरी ने तो कमाल कर दिया। सच में बड़ा ही अच्छा स्वाद है इसका। लेकिन एक बात बताओ, ये सब्जियां तो मैं इस बार मॉल से लाई भी नहीं थी, तो फिर ये कहाँ से आई? दीदी, ये मैं लाई हूँ, वो भी खेत की ताजा सब्जी। पड़ोस की नीलिमा है ना, उन्हीं के साथ गई थी, उन्होंने ही बताया था। और जितने की आप मॉल की एक सब्जी लाती हो ना, उतने में वहाँ 3-3 सब्जियां मिल जाती हैं। मतलब ताजी सब्जी भी खाओ और दाम भी कम दो। हाँ दीदी, और माँ जी आपको पता है, मुझे पता चला है कि पड़ोस की रुम्पा दीदी भी वहीं से सब्जी लाती हैं। ठीक है, तो अब से इस घर में भी हमेशा वही ताजा सब्जी आएगी। उस दिन के बाद वो हमेशा खेत की ही ताजा सब्जी लाती और वो उसे बनाते, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल। सुमित ठंड में कांपता हुआ घर के अंदर आता है और आते ही अपनी पत्नी साधना से कहता है, साधना, जल्दी से लकड़ी जला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आज तो मालिक ने मानो खून ही चूस लिया हो। बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठंड से हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अजी, लकड़ी कैसे जला दूं, जब घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ ही नहीं है। आज पिताजी की तबीयत सुबह से बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उन्हें कई बार बोला है कि ठंड में ठंडे पानी से ना नहाया करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते। बीमार होने के कारण आज वो लकड़ियाँ लेने गए ही नहीं। पुराने जमाने के लोगों को जितना भी समझा लो, ये समझते नहीं है। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे घर में चूल्हा है और हम लकड़ी से आग जलाकर पानी गर्म करके नहा तो सकते हैं ना। लेकिन पिताजी तो सुनते ही नहीं। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाना उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती। हर साल यही परेशानी होती है। सुमित भी अपने पिता मनीष की चिंता कर रहा होता है कि तभी मनीष वहाँ पर आते हैं और सुमित से कहते हैं, अरे सुमित बेटा, इतनी चिंता मत कर मेरी, ये सर्दी जुकाम तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तेरा बाप बहुत सख्त जान है, इतनी जल्दी उसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो मेरी तबीयत खराब देखकर बहू ने मुझे लकड़ियां लेने के लिए जाने ही नहीं दिया। तभी वहाँ पर खांसते हुए राजू आता है और कहता है, माँ वो सब छोड़ो ना, अब तो ठंडी बहुत हो गई है और पिताजी भी आ गए। आप संदूक में से रजाई निकलवा दो ना। जी हाँ, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और चादर से ठंड खत्म नहीं होती है। वैसे भी चादर बिक चुके हैं। हमारे घर में एक ही तो रजाई है, उसे निकाल लेते हैं। कम से कम पूरा परिवार उसे ओढ़कर सो तो पाएगा। अब साधना और सुमित मिलकर उस संदूक को खोलते हैं जिसके अंदर रजाई रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उसमें से 2-4 चूहे निकलकर इधर उधर भागने लगे। साधना ने जैसे रजाई को हाथों में उठाया, वह माथा पीटते हुए कहने लगी, अरे सत्यानाश हो इन चूहों का, एक ही तो रजाई थी हमारे घर में, वो भी इन्होंने खराब कर दी। अब मेरा गरीब परिवार क्या करेगा? इस फटी हुई रजाई में भला ठंड कैसे रुकेगी? अब रात भर ठिठुरना ही हमारी किस्मत में लिखा है। साधना बहू, अब जो है यही है, ठंड में गरीब परिवार की एक ही रजाई है और इसे ही ओढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसी भी हो। साधना ने अपने पूरे परिवार के ऊपर वो रजाई डाल तो दी, लेकिन उस रजाई में से बदबू आ रही थी और वो जगह जगह से फट चुकी थी, जिस वजह से पूरा परिवार रात भर ठंड में ठिठुरता रहा और उसे ओढ़ नहीं पाया। राजू रात भर खांसता रहा और सुमित बेचैनी से करवटें बदलता रहा। तभी अगली सुबह गांव का भीम, जो कि सुमित का दोस्त था, वो भागते हुए आया और कहने लगा,
जल्दी चल सुमित, गांव के जो जमींदार है ना, उनके घर बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए वो गरीबों को मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे हैं। तू अपने परिवार को भी लेकर चल, तेरा नंबर भी आ जाएगा। हो सकता है तेरे पूरे परिवार को 4 अलग अलग रजाई मिल जाए। अगर ऐसा ना भी हुआ तो पूरे परिवार के हिस्से में 1 रजाई तो आई जाएगी। सुमित ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को लेकर जहाँ जमींदार जी मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे थे वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार ठंड में लाइन में लग जाता है। लेकिन मौसम की मार थी या प्रकृति का अत्याचार कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है और उसका पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। राजू ने कांपते हुए कहा, माँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड तो हमारी उस झोपड़ी में भी नहीं लगती जिसमें जगह जगह छेद हो रहे हैं। माँ कुछ करो ना। बेटा बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, जैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा हम रजाई लेकर यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद उस रजाई के अंदर हम आराम से सोया करेंगे। वो लोग काफी देर तक बारिश और ठंड में खड़े रहते हैं और जब तक उनका नंबर आता है किस्मत से एक ही रजाई बचती है और जमींदार वो रजाई सुमित के परिवार को दे देता है। राजू बहुत ज्यादा खुश था और अपनी झोपड़ी में उस रजाई के साथ आकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा पूरा परिवार एक रजाई के अंदर सोया करेगा तो हमारी ठंड बहुत आराम से निकल जाएगी, क्योंकि रजाई बहुत गर्म जो है। हाँ मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, भगवान का साथ है हमारे पास और ये गर्म रजाई। पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा खुश था और उस रात को पूरा परिवार ठंड में एक रजाई के अंदर बहुत ही आराम से सोता है। सबको बहुत ही सुकून की नींद आती है। सुबह जैसे ही साधना उठती है तो वो सुमित को काम पर जाने के लिए उठाती है। अजय उठ जाइए, सुबह हो गई, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? इतना आलस करना भी अच्छा नहीं होता है। अरे साधना सोने दो, बहुत दिनों के बाद तो इतनी गर्मी में नींद आई है, सोच रहा हूँ छुट्टी कर लूँ। छुट्टी करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी तनख्वाह कटती है और हमारे राजू की पढ़ाई में दिक्कत आती है, फिर पिताजी की दवाइयों का भी तो देखना है। चुपचाप उठ जाइए और काम पर जाइए, वरना मैं इस रजाई पर पानी डाल दूंगी और उसके बाद वो हफ्ते भर तक नहीं सूखेगी। सुमित ये बात सुनकर डर जाता है और चुपचाप उठकर काम पर चला जाता है। वहीं मनीष दोपहर में लकड़ियां काटने चला जाता है। राजू स्कूल गया हुआ था और साधना ने सोचा अभी तो घर पर कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी नई रजाई को थोड़ी देर धूप लगने के लिए धूप में डाल दूं। इस बहाने ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। वैसे भी इतनी मेहनत से मिली है, थोड़ी देर धूप में रहेगी तो इसकी नमी दूर हो जाएगी और ये और भी आरामदायक लगेगी। साधना ये बोलकर अपनी रजाई को बाहर रस्सी पर धूप में डाल देती है ताकि उस पर थोड़ी सी धूप लग जाए और वो ठीक हो जाए और साधना घर के काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद राजू आ जाता है और उसका भी खेलने की वजह से रजाई पर ध्यान नहीं जाता और सुमित आकर खाना खाता है और वो भी रजाई के बारे में नहीं पूछता। रात के समय जब सोने की बारी आती है तो मनीष ने कहा, अरे बहू रजाई कहाँ है? हमारी रजाई तो लाओ, उसके बिना तो हमें नींद नहीं आएगी। वैसे भी वो रजाई कहीं नजर नहीं आ रही। पिताजी मैंने वो रजाई धूप में रख दी थी ताकि वो थोड़ी ठीक हो जाए, मैं भी लेकर आती हूँ। साधना जैसे ही बाहर उस रजाई को देखने के लिए जाती है तो उसे वो नजर नहीं आती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोरों से चीखती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका पूरा परिवार बाहर आता है और सुमित कहता है, क्या बात हो गई है साधना, तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है जी, देखो ना हमारी रजाई चोरी हो गई। ठंड में पूरा परिवार एक रजाई का इस्तेमाल कर रहा था, अब हम क्या करेंगे? साधना बहुत रोती है लेकिन उन लोगों को वो रजाई नहीं मिलती। मनीष, सुमित और राजू जगह जगह जाकर उस रजाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब नाकाम होते हैं। अब पूरा परिवार ठंड में ठिठुर रहा होता है और सुमित कहता है, क्या जरूरत थी साधना तुम्हें वो रजाई धूप में रखने की? वैसे भी नई रजाई को धूप में कौन रखता है? तुम्हारी वजह से देखो आज हमारा परिवार फिर से ठंड में ठिठुर रहा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम तो फिर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन राजू का क्या होगा? जी मुझे क्या पता था कि इस घर में इंसानों से ज्यादा चोर रहते हैं, जिसे इस गरीब परिवार पर थोड़ा भी तरस नहीं आएगा और वो ऐसा काम करेंगे। मेरी एक छोटी सी गलती ने आज हमें फिर उसी पुरानी भयानक ठंड के हवाले कर दिया है। पूरा परिवार ठंड में तड़प रहा होता है कि तभी जमींदार वहाँ पर आता है और कहता है, अरे सुमित कैसा है तू? और तुम सब लोग इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आपको क्या बताएं जमींदार जी, पूरे परिवार में ठंड से बचने के लिए एक ही रजाई थी, वो भी आपने दी थी। आज वो रजाई भी बाहर से चोरी हो गई, अब हमारा क्या होगा? जमींदार ने हंसते हुए सुमित से कहा, सुमित लगता है तेरा भाग्य उतना भी बुरा नहीं है जितना तू सोचता है। मैंने पूरे गांव में रजाई और कंबल बांटे थे, लेकिन सिर्फ तेरा परिवार था जिसे एक ही रजाई मिली थी। और फिर जब और रजाइयां मैंने मंगवा ली तो सोचा तेरे हिस्से की बची हुई 3 रजाइयां तुझे घर पर आकर दे जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद गरीब परिवार के चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद की एक नई रोशनी मिली थी। जिसके बाद जमींदार अपने आदमी को आवाज लगाता है और उसका आदमी 3 रजाई लेकर आता है। अरे वाह, जमींदार जी तो बहुत अच्छे हैं। अब हमारे घर में 3-3 रजाई है और अब हम लोगों को ठंड नहीं लगेगी। जमींदार भी प्यार से राजू के सर पर हाथ रखता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राजू के परिवार को अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी।
सुमित सारा दिन मेहनत करता और रात में उसका परिवार आग जलाकर रजाई में बैठा करता था। सुमित अब अलग रजाई में सोया करता और राजू अपनी माँ साधना के साथ एक रजाई ओढ़ता और मनीष एक अलग रजाई में सोया करता था। लेकिन साधना ने कभी भी वो पुरानी रजाई जो चूहे ने कुतर दी थी उसे फेंका नहीं और हमेशा संभाल कर रखा, एक याद की तरह। वो रजाई उन्हें हमेशा उस मुश्किल समय की याद दिलाती थी जब एक छोटी सी रजाई में उनका पूरा परिवार सिमट कर सोया।